नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्लेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा का 3 दिवसीय विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। सत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला किया था, जिसको हमारी कैबिनेट ने पास करने का कार्य पहले ही कर दिया था। वही सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से वो हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था, वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकेगा। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल ने का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की कोई दूरदृष्टि नहीं दिखाई दी, सब कुछ पुराना ही था। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए विधायक जस्सी पेटवाल ने कहा कि बीजेपी जनता को सिर्फ सपने दिखाने का काम करती है और बीजेपी ने रणनीति के जरिए जनादेश चुराया है इसके जरिए। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाल इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज आपका पहला सत्र भी था और राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ। सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं और विजन रखा। किस तरीके का आपको जो है वो अभिभाषण का डॉक्यूमेंट लगा? क्या लगता है कि हरियाणा के लिए कुछ अच्छा होने वाला है और अतीत में जो कुछ हुआ उसके ऊपर क्या कहेंगे? कोई सरकार का विजन नहीं था, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं थी, कोई रोड मैप नहीं था। केवल एक ऐसे दस्तावेज है जो महामहिम जी से पढ़वाए गए हैं। कहीं इसमें ये नहीं लगा कि सरकार अगले 5 साल क्या करेगी, कहीं ये नहीं लगा कि सरकार विकास के ऊपर क्या करने जा रही है, कितना इन्वेस्ट करने जा रही है। ये केवल और केवल सरकार का वो गुणगान था जहां सच्चाई से कोसों दूर था। नहीं, एक सरकार की तरफ से जितने भी विधायक थे, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे, उनका बार बार कहना था कि हरियाणा सरकार की विकास नीतियों का परिणाम है कि तीसरी बार प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी और विपक्ष बेवजह जो कहीं ना कहीं शोर मचा रहा है क्योंकि जनता को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद आ रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बीजेपी की नीतियां जनता को पसंद आती तो बराबर वोट कैसे मिलते? विपक्ष को भी 39.6 मिले हैं, बीजेपी को भी 39.6% वोट मिला है। वोट बराबर है। ये तो चुराया हुआ लोकतंत्र है, जहां की कुछ भूमिका ईवीएम की है, कुछ इस लोकतंत्र में कुछ भूमिका तंत्र की है। अथाह पैसा बांटा गया है, अथाह प्रशासन जहां मैं की बात कर लूं वो बीजेपी की तरफ एक तरफा उसका रुझान था। तो बहुत सारी ये चुराया हुआ लोकतंत्र है, ये लोगों द्वारा दिया हुआ लोकतंत्र नहीं है। अच्छा, एक और अगर बात की जाए तो आज विपक्ष की तरफ से आम सभी जितने भी सदस्य थे उनकी तरफ से डीएपी खाद की समस्या को लेकर जो है काफी मामले जो उठाए गए, अलग अलग विधायकों ने अपने अपने हलकों का हवाला देते हुए कमी उठाई, लेकिन सरकार कह रही कि कमी नहीं है। विपक्ष जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मामले को बढ़ा रहा है। और अगर पूर्व में कृषि मंत्री की बात करें तो उनका भी कहना था कि कुछ दिक्कतें थी लेकिन वो दिक्कतें ठीक हो गई। किसानों को पर्याप्त मात्रा में जो यूरिया और अगर उनको आगे डीएपी की जरूरत पड़ेगी वो दिया जाएगा। नहीं, कहीं कोई डीएपी नहीं है। नारनौंद ब्लॉक में 93,000 डीएपी की डिमांड है। 3 महीने पहले सरकार को पता था कि 93,000 डीएपी बैग की जरूरत है, डिमांड है, तो केवल 15,500 बैग पहुंचे हैं, तो 10% बैग पहुंचा है। डीएपी की भारी कमी है, तभी सुबह 4 बजे से पूरा परिवार लाइन में लग जाता है। एक 2 एकड़ का किसान सुसाइड कर रहा है। 2 एकड़ का किसान सुसाइड किस लिए कर रहा है? उसको डीएपी नहीं मिला इसलिए सुसाइड कर रहा है। हर रोज वो लाइन में लगने से परेशान हो गया था। अब अगर सरकार कह रही है कि स्टॉक में डीएपी है तो किसान को स्टॉक में थोड़े चाहिए, किसान को खेत में चाहिए है। आप डीएपी उपलब्ध करवाओ। अगर डीएपी है तो ये इतनी बड़ी बड़ी लाइन थाने में लग रही है, तो पुलिस की मौजूदगी में डीएपी बांटा जा रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? किसान थोड़ी चाहते हैं हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो। एक सवाल हो रहा है कि सर, आज जब राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही थी तो विपक्ष के ऊपर सरकार के विधायकों और मंत्रियों का कटाक्ष था कि अपना नेता ही नहीं चुन पाए, जनता के क्या करेंगे। तो विधायक दल का ये जो एक नेता का चयन नहीं हो रहा, लगता है कि बेवजह एक विपक्ष को मुद्दा कहीं ना कहीं मिला हुआ है। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी की उठा लीजिए, कर्नाटक में मई में चुनाव हुए थे और नवंबर में जाके उन्होंने नेता प्रतिपक्ष चुना है।
तो 6 महीने बाद उन्होंने भी नेता प्रतिपक्ष कर्नाटक में चुना है। ये ऑब्जर्वर्स आए थे और उन्होंने विधायकों ने एक सिंगल बात करके उनको सामने अपनी बात रख दी और पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला लेना है। अच्छा सर, एक शेड्यूल कास्ट डिप्राइव मतलब शेड्यूल कास्ट में 2 कैटेगरी करने को लेकर गीता बुक्कल ने बाटो राजगुरु के आरोप सरकार के ऊपर लगाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो बीच में उठे। तो इस पूरे वाक्य को क्या कहना चाहेंगे, किस नजरिए से देखते हैं? क्या कांग्रेस SC डिप्राइव के खिलाफ है या उनके पक्ष में? अगर है तो फिर इस तरह का मुद्दा उठाया ही क्यों गया? ये मुद्दा नहीं उठाया था। गीता बुक्कल जी ने केवल इतना कहा था कि इसके ऊपर चर्चा हो सकती थी। और आप मुझे बताइए, आरक्षण का फायदा कब होगा? एक पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण लाया जाता है। अब आरक्षण आप नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं तो पिछड़े वर्ग का उत्थान किस तरीके से कराएंगे आप? केवल 5 किलो अनाज से हो जाएगा? जब तक रोजगार अगर पिछड़े वर्ग में नहीं मिलेगा तब तक कैसे उत्थान होगा? कौशल में कौन सा 25,000 नौकरियों का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, 9,092 से नौकरियां लगाई है। अब मुझे बताइए उसमें आरक्षण लागू हुआ है? आप ही बताइए, क्या HKRN में आरक्षण लागू है? नहीं लागू ना। तो फिर किस तरीके से आप पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ोगे? तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी का वोट लेने का एक ऐसा ढकोसला था जिसको कुछ मिला नहीं, पिछड़े वर्ग को कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसे एक लॉलीपॉप दिया गया था। आरक्षण का सही मायने में फायदा जब होगा जब वो रोजगार में मिलने लगेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप पहली बार विधायक बनकर सदन में पहुंचे, अब तक आपने सड़कों पे लड़ाई लड़ी थी, आज आप सदन में अपना विचार रख रहे थे, तो किस तरह का अंतर दिखा सड़क और सदन के बीच में? कि मतलब एक क्या डिफरेंस है और कितना सदन मुश्किल है या सड़क मुश्किल है? नहीं, संघर्ष के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। यहाँ भी जनता के मुद्दे उठाने, वहां जनता के मुद्दे प्रशासन के सामने उठाते थे, यहाँ जनता के मुद्दे सरकार के सामने उठाने हैं। काम दोनों एक है और आज भी सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़, जिनका कहना था कि आज जो विजन डॉक्यूमेंट राज्यपाल के जरिए सरकार ने पेश किया गया उसके अंदर कुछ भी नहीं था, सब कुछ पुरानी बातें थी। जनता जो है पूरी तरीके से सरकार से परेशान है। बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक में भी बहुत मामूली सा अंतर है, लेकिन तंत्र और मार्केटिंग के दम पर कहीं ना कहीं बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता बनाने के लिए कामयाब रही। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए OP शर्मा। और वही कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला का बयान सामने आया है। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी अभिभाषण के जरिए अपना विजन रखने में नाकाम रही है। कई सालों के अभिभाषणों को मिलाकर एक अभिभाषण बना दिया। बीजेपी के पास कोई उपलब्धियां नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के मतदान प्रतिशत में मात्र 0.8% का अंतर है। वही विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है और सरकार का पर सवाल उठाते रहेंगे। अनुसूचित जाति डिप्राइवेट के मसले पर सदन में बिल आएगा और विपक्ष पूरी तैयारी से चर्चा में भाग लेगा। आरक्षण देना बड़ी बात नहीं होती, सरकार बताए कितनी नौकरियां देगी। कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आज आपका विधानसभा में पहला सेशन था, सरकार का भी पहला सेशन था। सरकार ने स्पीच के जरिए अपनी जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए अपनी एक विजन कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश की। किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे और अनेक युवा विधायकों को, फर्स्ट टाइम MLAs को बोलने का समय दिया, हम सबको सम्मान दिया। और जो गवर्नर एड्रेस की बात है, जो पिछले 2019 में इन्हें रखा था, इन्हें तो वही चेप के फिर से 2024 में माननीय गवर्नर साहब से कहलवा दिया। मुश्किल से कोई बदलाव है, हो सकता है मैं तो लाइन फॉर लाइन आपको 2019 वाला ही दिखाता हूँ, क्योंकि इस भाजपा सरकार को नहीं लग रहा था इनकी सरकार आएगी इस बार। इन्हें तो तैयार थे हम जाके विपक्ष में बैठने वाले, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी सीट करनाल से बदल के लाडवा लेके गए कि उनको लग रहा था यार मैं तो करनाल से लड़ूंगा तो हार जाऊंगा, एक सेफ सीट ढूंढ लेता हूं मैं कि एटलीस्ट मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन पाऊं। अब चलो लोगों ने निर्णय लिया कि इनकी फिर से एक बार सरकार आ गई। परसेंटेज वोट तो हम दोनों के सेम आए हैं, भाजपा के भी 49% है, कांग्रेस पार्टी के भी 49%। लेकिन क्योंकि इनके पास कोई फ्रेमवर्क, कोई सोच थी नहीं अगले 5 साल में क्या करेंगे, इन्होंने वही चेप दिया है फिर से गवर्नर एड्रेस में। और हम ये मुद्दा उठाते रहेंगे, जो हम ही मुद्दे उठाएंगे, जो हम सोल्यूशन लेके आएंगे, जो हम सारी समस्या लेके आएंगे, हमें भाजपा सरकार को बोलेंगे अगर आपको काम नहीं करना कोई बात नहीं, हमारी बात तो सुन लो और उस सोल्यूशन पे एक्शन ले लो, तभी भी आपका काम चल जाना है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला, जिनका कहना था कि जो विजन आज सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए पेश किया है उसमें कुछ भी नहीं था। और जहां तक आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में मात्र 0.8% का अंतर है, जिसके वजह से सत्ता में आएंगे। लेकिन विपक्ष होने के नाते वो सरकार की नीतियों का और कमियों का विरोध करते रहेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं OP शर्मा।
और वहीं प्रदेश की राजनीति में नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष न चुने जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं, इससे पहले कर्नाटक में भी बिना विपक्ष के नेता सदन चला है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है, उन्होंने फैसला करना है। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। सर ज्यादातर चाहते हैं कि आप ही बने नेता प्रतिपक्ष। ज्यादा विधायक आपके पक्ष में, सर फिर भी दिक्कत हो रही है नाम का। कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड में। और वही नेता प्रतिपक्ष का चुनाव न होने के सवाल पर थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। पार्टी अभी अन्य राज्यों के कामकाज में उलझी हुई है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद यहां भी नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। कर्नाटक में भी भाजपा ने चुनाव के कई महीनों बाद नेता प्रतिपक्ष चुना था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद के नाम की चर्चा को लेकर उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किसी भी जिम्मेदारी के लिए पार्टी हाईकमान फैसला करती है। इसके अलावा अशोक अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस के विधायक चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बने। पार्टी हाईकमान इस बारे में विचार कर रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चुन लिया जाएगा। अपना अधिकार होता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इतनी बार बार इस बात को करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में मई में चुनाव हुआ था और बीजेपी ने नवंबर में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। आज सभी एमएलए के अपने अधिकार हैं, अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा ना कि हर एमएलए अपनी बात रखेगा, एमएलए अपनी बात रखेगा, अपने अधिकार से रखेगा। और इसमें कोई ये बहुत जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष पार्टी का नेता होना चाहिए। पार्टी हाईकमान जब निर्णय लेगी हो जाएगा। अंतरकलह कोई है क्या? ना कोई अंतरकलह नहीं है। पार्टी की हमारा हाईकमान जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। निश्चित रूप से ज्यादातर लोग विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब बने। तो हर एंगल पे सोचना हाईकमान का काम होता है। वो किस एंगल पे सोच रहे हैं ये वही बता सकते हैं। और वही तो शाम में धुंध की चादर से सब कुछ ढक दिया है। तो शाम शहरवासियों का कहना है कि ये धुंध के साथ पॉल्यूशन का भी प्रभाव दिखाई दे रहा है। पॉल्यूशन है शहरवासी रत्न और इसी के साथ साथ ईश्वर वालिया, रणदेव और मास्टर रमेश का कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये धुआं पराली का है और लोगों को चलने में भी परेशानी आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन आंखों में और मुंह में जा रहा है, जिसकी वजह से जलन हो रही है। और धुंध के कारण झील पर घूमने वाले व्यक्तियों की संख्या भी लगातार कम दिखाई दे रही है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, लोगों की आंखों में जलन होती है और प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए लोगों की यहाँ संख्या आज बहुत कम है। तो काफी ठंड भी महसूस कर रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी मतलब हवा चल रही है और ठंड का आगाव शुरू हो गया। कितनी विजुअलिटी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है 10 से 15 मीटर। प्रदूषण भी ज्यादा हो रहा है, धुंध भी ज्यादा हो रही है, 10-5 मीटर की भी दूरी कौन दिख रही है, आंखों में जलन ज्यादा हो रही है। तो आप यहाँ रोज घूमने आते थे, आज उतने लोग आए हुए हैं क्या? आज कम लोग आए हुए हैं, 2-4 लोग आए हुए हैं, बाकी कम आए हैं आज। धुंध तो काफी पड़ रही है और सर्दी भी है, आंखों में जलन है और जो है काफी आदमी घूमने के लिए आते थे, आज 2-4 ही आदमी आए। तो क्या लग रहा है इसके कारण आपको? पॉल्यूशन का भी इसके अंदर कुछ प्रभाव दिखाई दे रहा है? बढ़ रहा है जी, पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है। तो इसके कारण क्या परेशानी हो रही है आपको? आंखों में जलन है, दिखाई नहीं देता, धुंध काफी है, आदमी दूर से भी दिखाई नहीं देता। तो काफी परेशानी होने लगी है आपको। और भिवानी में धुंध की चादर ने सब कुछ ढक दिया है। शहरवासियों का कहना है कि पॉल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि ये धुआं पराली का है, लोगों को चलने में परेशानी आ रही है, क्योंकि पॉल्यूशन आंखों में और मुंह में जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जलन हो रही है। तो भिवानी से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार पॉल्यूशन की वजह से जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक समस्या लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है, वाहन चलाने में दिक्कत और परेशानी हो रही है, लोगों को आवागमन में भी लगातार असुविधाओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से आंखों में भी जलन हो रही है, जिस वजह से लगातार लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है रात होने में, और इसी के साथ साथ एकदम सुबह में भी लोगों को देखने में भी दिक्कतें आ रही हैं।
ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, आंखों में जलन हो रही है, धुएं के कारण इतना ज्यादा भारी यहाँ पर घूमना फिरना भी मुश्किल हो रहा है, और सांस में भी जिनको सांस की तकलीफ है उनको तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, वैसे भी दिक्कत हो रही है। तो ये भारी मात्रा में प्रदूषण हो रहा है। कितना विजिबिलिटी, क्या लगता है आपको, कितनी विजिबिलिटी है? बस नजदीक से 20 से 50 फीट तक दिखाई दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा, बहुत धुंध है, ये धुएं के कारण अंधेरा छाया हुआ है। ये पोल्यूशन है, धुंध तो कम है लेकिन पोल्यूशन ज्यादा, धुआं इतना जबरदस्त हो रहा है, पूरा घूमा है तो आंखों में पानी भी आ रहा है। और ये सब जो है ना, ये धुआं शायद जो पराली जलाते हैं लोग उसकी वजह से हो रहा है। और इतना पोल्यूशन तो कभी नहीं देखा था भिवानी में, तो आज तो बिल्कुल ही इतनी दृष्टक। और खबर भिवानी से, जहां देश को टीबी मुक्त बनने की कवायद शुरू की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश टीबी मुक्त हो और इसके लिए प्रदेश में टीबी के मरीजों को अब न्यूट्रिशन की किट के साथ 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे टीबी मरीजों को अस्पताल जो है तक लेकर आएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो, इसके लिए मोबाइल वन शुरू की गई है। ये वैन घर घर जाकर लोगों को टेस्टिंग करेगी, उनका इलाज करेगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि यह कार्यक्रम 100 दिन का है। ये जो हमारे टीबी के उन्मूलन के लिए जो प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश में कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन का भारत से मुक्ति दिलाएंगे, कोई भी हमारा पंचायत ग्राम का सहयोग हो, हर आदमी का इसमें सहयोग रहे। तो जो वनरेबल ग्रुप है, खास करके डायबिटीज पेशेंट है, जिसको पहले टीबी की हिस्ट्री है, जिसकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों को घर तक जांच करने के लिए 100 डेज की कैंपेन चलाई गई है। टीबी के जो लक्षण होते हैं, जो हमारे हम कहते हैं कि टीबी शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। फेफड़े की टीबी जो ज्यादातर होती है, जो संक्रमित होती है, दूसरों को संक्रमण करती है। तो इसका सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है, बलगम आना है, बलगम में खून भी आता है, बुखार का रहता है, शाम के टाइम होता है, भूख नहीं लगती है और वजन कम होता है, रात में पसीने आते हैं। तो ये हमारे मुख्य लक्षण है, जिससे कि हम अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो तुरंत अपनी जांच अपने स्वास्थ्य केंद्र में कराएं। हमारे पास यहाँ जांच की सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि हमारे 23 बलगम के जांच के केंद्र हैं जो सभी CHC PHCs पे हैं। और वहीं घोला से चिका की ओर आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। तो वहीं ट्रक चालक मौके से निजाकत को देखते हुए भाग निकला, लेकिन ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए कैथल भेज दिया है और मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये देखिए इसका नाम हमें मालूम हुआ है, सरवण सिंह स्टॉप जोगेंद्र सिंह, निवासी गांव सरोड़ा। ये हादसा कैसे हुआ, कैसे सूचना मिली आपको? ये टेलीफोन द्वारा सूचना मिली थी हमारे को, गुदा रोड पर एक ट्रक चालक ने एक्सीडेंट कर दिया है, तो उस सूचना पर हम यहाँ आए। तो क्या ट्रक को कब्जे में ले लिया गया? अच्छा, ट्रक वाला भाग गया था, उसको ट्रक को तो काबू कर लिया है, और लेकिन ड्राइवर भाग गया था उसमें। और खबर गोहला चिका से है, जहां लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। दिवाली के दिन 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं लगातार अब गुस्सा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों में भी गुस्से का माहौल देखा जा रहा है। पार्टियों की तरफ से जो कंप्लेंट आई है वो हमने उसी डे ऑनलाइन दर्ज, और दूसरा इन्होंने हमारे से रिटर्न में समय लिया था। इनका आपस में परिवार एक ही है और कल तक का समय लिया था इन्होंने। तो आज इन्होंने हमारे पास आना था। दोनों पार्टियों की तरफ से ईगो बनी हुई थी, दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठना नहीं चाहती, तो इसलिए हमने अपने दोनों की कंप्लेंट को FIR दर्ज कर दी है, और पार्शलिटी किसी के साथ भी ना होगी, ना की गई है। पिछले दिनांक 1 तारीख को दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिनको ऑनलाइन कर दिया गया था। उसके बाद दोनों पक्ष आपस के रिश्तेदार हैं, 10-11 कल तक का समय लेकर गए थे, लेकिन कल भी नहीं पहुंचने पर दोनों पक्षों को सूचित किया गया
लेकिन जो सोनू पक्ष है वो आमने सामने नहीं होना चाहता। 31 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडा तत्वों ने घुसकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे परिवार के साथ मारपीट की और मेरी टांग तोड़ दी। 31 आज इस बात को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी है शक्ति सिंह, वो मेरे ऊपर तब से लेके आज तक प्रेशर बना रहा है कि राजीनामा करो, राजीनामा करो। राजीनामा करवाने की उसने एक भी वो नहीं छोड़ी। सोनू ने जो है सारी डिटेल बताई है, उसके साथ जो घटनाक्रम दिखता है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इसकी अपील के ऊपर जो है थाने के अंदर आए थे, और केवल इसलिए आए थे कि अभी इसके जो है शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसमें जो है आज हमने एहसास भी किया इस बात का कि आज जो है कुछ समय पहले जो है इन्होंने FIR लॉन्च की है। अपने आप जो है ये सारी बात। और प्रदेश भर में डेंगू का डंक खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के 184 मामले सामने आए हैं और इस पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने कमर कस ली है। तो वहीं डेंगू के बढ़ते मामलों ने जिला स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। डेंगू के केसेस अगर मैं बात करूं पिछले साल के मुकाबले कम है केसेस। अभी तक 184 केस जो हैं वो डिटेक्ट हुए और मलेरिया का 1 केस डिटेक्ट हुआ है। हमने सस्पेक्टेड केसेस में अगर हम बात करें तो हमने इस बार पिछली बार से भी ज्यादा ऑलमोस्ट टेस्ट किए। हम 16,000 के आसपास हम डेंगू के संभावित केसेस को हम टेस्ट कर चुके हैं। चंद दिनों का ऐसा बदलाव मौसम की वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीक जो है डेंगू का वो हमारे हिसाब से आ चुका है। नाउ इट इज टाइम फॉर द डिक्लाइन फेज, लेकिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उसका एक मुख्य कारण। और जयपुर में राशन डिपो धारक से बाजरा उठाने के दौरान बैगों में कंकड़ और पत्थर मिलने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। कन्फेट द्वारा अधिकृत फर्म के ठेकेदार पवन कुमार ने खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक नारनौल को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है। ठेकेदार पवन कुमार ने बताया कि जब वे विभागीय आदेशों के अनुसार डिपो से बाजरा उठाने पहुंचे तो बैगों में कंकड़ और पत्थर पाए गए। पवन कुमार ने मामले की जांच और दोषी डिपो धारक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उतार दो ना। हाँ, बाय बाय। ये करता मैं हमने बाजरा डिपों पे पड़ा हुआ वापस उठाने के लिए लेटर दिया था, जिसमें लगभग हमने कनेना डिपो से, महेंद्रगढ़ डिपो से, सतनाली डिपो से बाजरा उठा लिया गया था। जब जयपुर गांव में हम बाजरा उठा रहे थे उस समय कट्टों के अंदर जो हाथ से सिलाई कर रखी थी उन कट्टों के अंदर 5-5, 7-7 किलो के पत्थर डाले हुए थे जो हाथ की सिलाई थी, और मशीन की सिलाई थी वो। और खबर पुंडी से, जहां पर मौसम की पहली धूंध पड़ी, जहां किसानों की गेहूं ही नहीं बल्कि अनेक मौसमी फसलों को भी फायदा होगा, तो वहीं वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन निकलने के बाद भी वाहनों की लाइटें जलाकर लोग वाहन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।